गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम त्योहारों पर पटाखे चलाते हैं ना, आतिशबाजियां करते हैं, पटाखे चलाते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तब एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है। आकस्मिक मतलब अचानक एक अभिक्रिया होती है। और उस अभिक्रिया में क्या होता है, जब अपन पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, एक तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक प्रकाश रोशनी होती है ना, और एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आकस्मिक जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, धुआं सा निकलता है ना, तो वो गैस निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। दाब डालने पर क्या होगा कि दाब डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर ताप कम हो जाता है, और ताप कम होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब है ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण कीजिए। एलपीजी जो अपन गैस में जलाते हैं, क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7th में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के आपके अनुभव को याद करिए। आपने मैग्नीशियम रिबन को हमने उसमें जलाया था, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन के बारे में। तो ये आप सारणी में भी लिख सकते हैं, और इसका एक रिकॉर्ड भी आप तैयार कर सकते हैं कि अलग अलग वस्तुओं को आप जलाते हैं तो उन जलाने में और लो का जो कलर है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है, इसकी आप एक सारणी बना सकते हैं। शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। ठीक है ना, जलाइए और आप लो का कलर देखिए कि लो कैसे रंग का है। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि ज्वाला पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता, ज्वाला के साथ जलता है या नहीं जलता, लो उत्पन्न करता है या नहीं करता। ये देखिए, मोमबत्ती में लो का कलर और इसमें लो का कलर देख रहे हैं ना आप, कितना डिफरेंस है। मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये लैंप देखिए, मिट्टी का तेल, इसमें क्या है, इसमें मोम जल रही है, इसमें एलपीजी गैस जल रही है, इसमें मिट्टी का तेल जल रहा है। ठीक है, ये मोमबत्ती, ये बर्नर, तो सब में ज्वालाओं के जो कलर हैं वो देखिए आप अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ ज्वाला देता है या नहीं देता, और आप इनके साथ में इनके कलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो ऐसी लो निकलती है क्या? नहीं निकलती ना। कपूर जलाते हैं अपन, कपूर भी आपने जलाया होगा, तो कपूर जलाने पर भी और वो लो देता है या नहीं देता, कैसी कलर की लो देता है, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस सारणी को आपको भरना है अपने विवेक के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, कि आप इसमें किस प्रकार से प्राप्त करते हो। ठीक है, अब है ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती जलाइए, एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करवा दीजिए। क्या किया है, एक मोमबत्ती को जलाया है और एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी के द्वारा पकड़ के, ठीक है, उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित का मतलब क्या होता है, वो लो जो हिले नहीं, स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, बिना हिलने वाली जो है वो। ठीक है, और अदीप्त क्षेत्र मतलब जहां पर प्रकाश नहीं हो रहा, जहां पर चमक पैदा नहीं हो रही, उस क्षेत्र में अपन उसको प्रवेश करवाते हैं। मतलब वो कांच के वो उस लो के संपर्क में नहीं लानी, एकदम लो के ऊपर नहीं ले जानी हमें। ठीक है,
कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। देखिए क्या किया है, आ गया समझ में। ये कांच की एक छड़ी ली, बीच में संडासी से पकड़ रखा है और एक तरफ से हम मोमबत्ती के द्वारा उसको गर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम माचिस की तीली के द्वारा उसको गर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं ना। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। गर्म जो बत्ती है उसके पास का जो मोम है वो जल्दी पिघलता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मोम है, इधर बत्ती के पास वाला जो मोम है जो वो जल्दी पिघल जाता है। तो यहाँ कांच की छड़ भी क्या होगी, ये वाली कांच की छड़ क्या होगी, जल्दी पिघल जाएगी। कांच भी पिघलता है, आपको पता होगा, कांच भी ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है, और ठंडा होने पर वापस वह तुरंत ठोस भी बन जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जब अपन किसी वस्तु को जलाते हैं तो वाष्प भी तो उत्पन्न होती है ना, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि जलाने पर जो जिन वस्तुओं में वाष्पन उत्पन्न होता है, वाष्प उत्पन्न होती है, तो उसके कारण ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला, हमने ऊपर क्या लिया, मिट्टी का तेल और मोमबत्ती, और नीचे अपन क्या ले रहे हैं, लकड़ी का कोयला ले रहे हैं। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। लकड़ी के कोयले की क्या बन जाती है, राख बन जाती है, वो वाष्पीकृत नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जब लकड़ी का कोयला जलता है तो कोई तो धुआं उत्पन्न नहीं होता और वाष्पीकृत नहीं होता वो कोयला। उस कोयले की क्या बन जाती है, वो जल जाता है, जलकर राख बन जाती है। जबकि मिट्टी का तेल अपन जलाते हैं तो क्या लास्ट में कुछ बचता है क्या, नहीं बचता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी का तेल क्या हुआ, वाष्पीकृत हो गया, वाष्प बन गई उसकी। इसी प्रकार मोमबत्ती को अपन जलाते हैं, कितनी बड़ी मोमबत्ती लेते हैं अपन, और लास्ट में जब वो पूरी जल जाती है तो अपन क्या देखते हैं, इतना सा मोम का टुकड़ा बचता है, होता है ना। तो वो मोम गई कहाँ, वो मिट्टी का तेल गया कहाँ, वो क्या हो गया, वो वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। जबकि कोयले को जब अपन जलाते हैं तो कोयला जलने के बाद में लास्ट में क्या बन जाती है, उसकी राख बन जाती है। अपशिष्ट पदार्थ कुछ छोड़ता है, वो लास्ट में कुछ बचता है, ठीक है ना। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? कांच की जो नली है, कांच की नली से बाहर निकलने वाला जो मोम है, जो वाष्प के रूप में निकल रहा है बाहर, मोम का जो वाष्प है, तो वह क्या मोम के वाष्प के कारण ज्वाला उत्पन्न होती है? तो मोम के कारण जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है, क्या वाष्प उसका कारण है? इसका क्वेश्चन ये हुआ है, जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो, मोमबत्ती की ज्वाला आपने देखी होगी, दिए की ज्वाला आपने देखी होगी कि वो हवा के कारण हिलती है, ठीक है ना। और एक जब हवा नहीं चल रही रहती तो वो एकदम बिल्कुल सीधी रहती है, स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए, इसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर इसे हटा लीजिए। तो आप क्या देखते हैं, 10 सेकंड उसके ऊपर अपन ने रखा, 10 सेकंड रखने के बाद में फिर हमने उसको हटा लिया। ये देखिए
हमने इसको एक कांच की प्लेट ले सकते हैं, कांच का टुकड़ा स्लाइड, कांच की पतली परत अपन ले सकते हैं। हमने 10 सेकंड तक उसके ऊपर रखा, लौ के ऊपर रखा, ठीक है ना। फिर हमने उसको हटा लिया तो देखो काला हो गया, दिख रहा है ना आपको, देखो ये काला हो गया। जबकि हमने कांच की छड़ को ऊपर रखा था, कांच की छड़ भी देखिए वहां से काली हो गई थी, आपने नोटिस अगर किया हो तो देखो यहाँ से काली हो गई थी, हो गई ना। आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये यहां से काली हो जाती है। लेकिन अगर अपन इसको 10 सेकंड से ज्यादा समय तक अगर पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वो कांच पिघल जाएगा, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी उसको, तो वह अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है, अपने गलनांक तक पहुंच जाता है। कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया ना। देखिए यहाँ पे ये देखो काला काला वलय बन गया, वलय मतलब गोल, गोल बन गया पूरा। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है ये? यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में, ये जो ज्वाला है, इस ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में जो कार्बन के कण हैं जो पूरी तरह से जले नहीं हैं, वो यहाँ पर जम जाते हैं और वो यहाँ पर हमें दिखते हैं। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले, मतलब जब मोमबत्ती, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोमबत्ती जलती है तब कार्बन निकलता है उसमें से, और वह कार्बन पूरी तरह से जला नहीं है और वह कहाँ जम गया, उससे कांच की प्लेट के ऊपर वह जम जाता है। और कार्बन का कलर कैसा होता है? काला। तो यहाँ कार्बन की छड़, ये जो हमने कांच की जो प्लेट रखी, कांच की प्लेट जो हमने रखी है उस पर कार्बन जमने के कारण वह काला हो जाता है। अच्छा, कार्बन पूरी तरह से जला क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको कितने समय तक रखा? 10 सेकेंड, बहुत कम समय के लिए हमने उस पर रखा और रख के हमने उसको हटा लिया, तब वो काला हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक पतले लंबे तांबे के तार, अब हमने क्या लिया, कांच की जगह क्या लिया, तांबे का तार लिया है, को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। अब अपन क्या करेंगे, कांच की प्लेट की जगह तांबे का तार लेंगे और उसको कितने समय तक? 30 सेकंड तक। हमने कांच की प्लेट को 10 सेकंड तक रखा था, ठीक है, 3 गुने समय तक अपन इसको रखेंगे। देखिए तांबे का तार लिया, ये इस तांबे के तार को हमने यहाँ से संडासी से पकड़ रखा है और इसका दूसरा सिरा हम लोग के अंदर ले गए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। देखिए इसमें हमने कांच की प्लेट को तो यहाँ रखा था, दोनों में अंतर देखिए आप। कांच की प्लेट को हमने यहाँ रखा था, इसके ऊपर रखा था ना, जहाँ से धुआं निकलता है, जहाँ से कार्बन निकलता है, ठीक है। और हम इस तार को कहाँ रख रहे हैं? तार को लौक के अंदर नीचे रख रहे हैं, अदीप्त क्षेत्र में रख रहे हैं। अदीप्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, जिसमें चमक बहुत ज्यादा हो। तो ये हम इसमें देखते हैं कि ये जो तार है, देखिए यहाँ से रक्त तप्त हो जाता है, मतलब एकदम लाल रंग का हो जाता है,
एकदम तेज गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भाग में ज्वाला जो है, गर्माहट जो है, ऊष्मा जो है वो अधिक होती है, ठीक है, जिससे तांबे का तार जो है वो एकदम गर्म हो जाता है। तांबे का तार जो भाग हमने अंदर डाल रखा उसके बाहर यहाँ देखिए ये भाग, ठीक है। तो ये हमने दोनों में अंतर देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है। तो रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब कोई भी लौ जलती है, ज्वाला जब जलती है तो उसके ऊपरी भाग में जो दीप्त क्षेत्र है वहां का जो ताप है वो अदीप्त क्षेत्र के ताप की तुलना में कम होता है। लो में भी और अलग अलग भाग में ताप का जो मान है वो अलग अलग होगा। तो इस बात से सिद्ध होता है कि अदीप्त क्षेत्र का ताप क्या होगा? ज्यादा, और दीप्त क्षेत्र का ताप क्या होगा? कम। अदीप्त का मतलब है जिसमें चमक नहीं होती, जो हमें दिखाई न दे। अदीप्त जो दिखाई न दे, जिसमें ज्यादा चमक नहीं होती। और दीप्त क्षेत्र कौन सा होता है? जो हमें दिखाई दे, ठीक है ना, जिसकी लो हमें दिख रही हो। आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि रंगहीन और रंग वाला, इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं दीप्त और अदीप्त को, ठीक है। ये देखिए, ये मोमबत्ती का भाग है। मोमबत्ती में ये ज्वाला जल रही है। इस ज्वाला में और अलग अलग भाग दर्शा रखे हैं, अलग अलग भाग दर्शा रखे हैं कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या है। ये लौ दर्शा रखे यहाँ। इसमें बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला, ये देखिए सबसे आंतरिक भाग ये तो खैर मोमबत्ती है ही। यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, ये बत्ती होती है ना मोमबत्ती की, धागा लगा रहता है अंदर, ठीक है ना। तो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा रंग का होता है? काला। ये देखो ये काला है। बात समझ में आ गई? फिर यहां से इसके ऊपर ये वाला लेता है, सबसे कम गर्म, ये वाला भाग सबसे कम गर्म होता है। बात समझ में आ गई? फिर उसके ऊपर आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, ये पीले रंग का है। ये भाग कैसे रंग का है? पीले रंग का है। और आंशिक मतलब अल्प मात्रा में, थोड़ा, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा दहन वाला मध्य भाग है। तो ये तो हुआ काले रंग का। ये सबसे कम गर्म भाग है, इसके जस्ट ऊपर, और उसके ऊपर आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये मध्य भाग है, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपन चलते हैं, ये भी कम गर्म है। और फिर अपन उसके ऊपर चलते हैं, ये देखिए सबसे गर्म भाग, ये वाला भाग सबसे ज्यादा गर्म वाला भाग है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, ये नीले रंग का है बाह्य क्षेत्र। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, पूर्ण दहन मतलब जो पूरी तरह से जलने वाला हो, जहां पर किसी वस्तु को अपन रखते हैं तो वह बहुत जल्दी जल जाती है। तो ये पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र है, ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला क्षेत्र है। और सबसे गर्म भाग कौन सा है? ये वाला, जहां पे अपन ने तांबे का तार रखा था। बात समझ में आ गई? तो लो, जो मोमबत्ती की जो लो है उसमें भी देखिए अलग अलग भागों में ताप का मान अलग अलग होता है। तो आज आप क्या करोगे, मोमबत्ती देखोगे पूरे अच्छे ढंग से, मोमबत्ती को जलाओगे, उसकी लो को स्थिर होने दो पहले, ठीक है ना, हिलनी नहीं चाहिए वो। और उसको आप उसका प्रेक्षण लो, उसका परीक्षण करो आप कि मोमबत्ती की लो में कौन कौन से हमें कलर दिख रहे हैं, बत्ती का कलर कौन सा है, बत्ती के ऊपर जस्ट ऊपर जो लो है वो हमें कैसे रंग की दिखाई दे रही है, उसका कलर कैसा है, उसका ताप कितना हो सकता है, वो ताप यहाँ शो कर रखा है आपको। और उसके ऊपर फिर जो लो का कलर है वो कैसा है, तो इसको आप ध्यान देना।
सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। देखा है क्या कभी सुनार को काम करते हुए? वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर मैं दोबारा चित्र में बता देती हूँ। सबसे बाहरी भाग ये वाला है जो पूर्ण दहन के साथ जलता है, ठीक है ना, और जो सबसे गर्म होता है, बाहरी भाग सबसे गर्म है और पूर्ण दहन के साथ जलता है, जो नीली ज्वाला के साथ जल रहा है। तो फूंकने के साथ ये देखो ये जल रहा है ना, ये चिमनी जल रही है, जलाते हैं ना वो, और जलाने के पर और इसको यहाँ फूंक मार रहे हैं, फूंक मार के और इसको जलाते हैं, वो बाहरी ज्वाला से जलाते हैं जिससे वो आसानी से जल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये फूंकने के द्वारा बाहरी ज्वाला को इसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाहरी ज्वाला का जो कलर है वो, बाहरी ज्वाला का जो दहन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बात समझ में आ गई है? तो ज्वाला के बारे में आप पूरी तरह से जान गए हैं कि ज्वाला में किस कलर। देखो यहाँ पर अपन ने कांच की प्लेट को रखा था, हमने एक वायर भी रखा है, ये तांबे का तार भी हमने जलाया है। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं को जलाने पर ही हमने कांच की छड़ को जलाया है, ठीक है। तो ज्वाला की संरचना कैसी होती है और वह उसका ताप जो है वो अलग अलग जगह पे ताप भी अलग अलग होता है। तो इसको आप पढ़ोगे आप आज और करके देखोगे घर में मोमबत्ती जलाकर सावधानी से, उसमें सावधानी रखना और उसका परीक्षण करना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।